तो चलिए आज बात करते हैं मुगल साम्राज्य की। ये कहानी है लगभग 300 सालों की, एक ऐसे एम्पायर की जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा ही बदल दिया। आइए इस शानदार सफर को शुरू से समझते हैं। अब सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर ये हुआ कैसे। मतलब एक बाहर से आया हुआ हमलावर जिसके पास गिने चुने सैनिक थे, वो इतने बड़े उपमहाद्वीप पर कब्जा कैसे कर सकता है, वो भी तब जब यहाँ पहले से ही इतने ताकतवर राज्य थे। इसका जवाब जानते हैं कहाँ छिपा है? एक ऐसी चीज में जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। जी हाँ, ये कहानी शुरू होती है एक गेम चेंजिंग हथियार से, एक ऐसी तकनीक से जिसने लड़ाई के तौर तरीके हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए। सदियों से चली आ रही सैन्य परंपराओं को कह सकते हैं कि रातों रात पुराना कर दिया। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव यही है, गन पाउडर, तोपें और जीत। हम बात करेंगे साम्राज्य के संस्थापक बाबर की और उन क्रांतिकारी तरीकों की जिनसे उसने इस विशाल साम्राज्य की नींव रखी। देखिए, इतिहासकार मुगलों को अक्सर गन पाउडर एम्पायर कहते हैं, और ऐसा क्यों कहते हैं जरा सोचिए। एक तरफ खड़ी हैं हाथियों और तलवारों से लैस सेनाएं जो सालों से ऐसे ही लड़ती आ रही हैं, और दूसरी तरफ है बाबर की फौज जिसके पास हैं तोपें और बंदूकें। ये तो मतलब पूरा खेल ही पलट देने वाली बात थी। तोपों की वो गगनभेदी आवाज, वो न सिर्फ किले की दीवारों को तोड़ती थी बल्कि दुश्मन सेना का दिल भी दहला देती थीं। और बाबर ने जिस रफ्तार से जीत हासिल की वो तो कमाल ही थी। सोचिए, सिर्फ 4 साल के अंदर 1526 पानीपत की लड़ाई, दिल्ली का सुल्तान हारा। 1527 खानवा की लड़ाई, राजपूतों का मजबूत गठबंधन टूटा। मतलब एक के बाद एक हर साल एक बड़ी निर्णायक जीत। उसने सिर्फ जमीन नहीं जीती, उसने ये साबित कर दिया कि उसकी नई मिलिट्री स्ट्रैटेजी के सामने कोई टिक नहीं सकता। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी जीतों के बाद भी ये साम्राज्य अभी भी कह सकते हैं कि इसकी नींव कच्ची थी। अब कहानी आगे बढ़ती है बाबर के बेटे हुमायूं तक। उसका दौर उथल पुथल से भरा हुआ था और ये दिखाता है कि ये नई ताकत कितनी आसानी से बिखर भी सकती थी। तो हुमायूं का शासनकाल कैसा था? सच कहूं तो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था। ये एक ऐसे शासक की कहानी है जिसने बार बार सब कुछ खोया लेकिन अपनी उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। ये हुमायूं की कहानी है, एक सच्चे सर्वाइवर की। हुमायूं की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो देखिए। 1530 में गद्दी पर बैठना और सिर्फ 10 साल के अंदर 1540 तक सब कुछ हाथ से निकल जाना। फिर 15 साल फारस में निर्वासन का दर्द झेलना और आखिरकार 1555 में अपनी सल्तनत वापस जीत लेना। उसने हिम्मत नहीं हारी, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन उसकी सारी की सारी ताकत और जिंदगी बस अपने साम्राज्य को बचाने और फिर से पाने में ही निकल गई। और शायद इसीलिए इतिहासकार उसे कहते हैं एक भाग्यशाली लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण शासक। भाग्यशाली इसलिए क्योंकि उसे अपना खोया हुआ ताज वापस मिला, जो इतिहास में बहुत कम लोग कर पाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण, कितना दुर्भाग्यपूर्ण कि वो उस जीत का जश्न भी ठीक से नहीं मना पाया और 1 साल के अंदर ही एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। हुमायूं की दुखद मौत के बाद साल था 1556 और अब मंच पर एंट्री होती है उसके 13 साल के बेटे अकबर की। एक नए दौर की शुरुआत होने वाली थी। सल्तनत वापस तो आ गई थी, लेकिन उसे सुरक्षित करना, उसे एक मजबूत नींव देना अभी बाकी था। और ये काम किसी भी तरह से कम खतरनाक नहीं था। 1556 ये साल मुगल इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। एक तरफ हुमायूं की मौत का गम था तो दूसरी तरफ एक नाबालिग बच्चे अकबर के राज्याभिषेक की चुनौती। और हाँ, इसी साल लड़ी गई वो एक लड़ाई जिसने मुगल साम्राज्य के भविष्य की दिशा हमेशा के लिए तय कर दी। और वो लड़ाई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। अपने रीजेंट बैरम खान के मार्गदर्शन में उस नौजवान अकबर की फौजों ने हेमू की विशाल सेना को हरा दिया। इस सिर्फ एक निर्णायक जीत ने उस अस्थिरता के दौर को खत्म कर दिया जिसने हुमायूं को जिंदगी भर परेशान किया। जो काम हुमायूं सालों के संघर्ष के बाद भी पूरी तरह नहीं कर सका था, वो अकबर ने एक ही जीत से कर दिखाया और अपने सिंहासन को हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर लिया। तो ठीक है, सिंहासन तो सुरक्षित हो चुका था, लेकिन अकबर बस इतने पर ही रुकने वाला नहीं था। उसका लक्ष्य सिर्फ राज करना नहीं था, उसका विजन, उसका मकसद इससे कहीं बड़ा था। अब कहानी का फोकस एक सर्वाइवर से हटकर एक बिल्डर की तरफ जाता है,
एक ऐसा विशाल और मजबूत साम्राज्य बनाना जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। यहाँ पिता और बेटे के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ हुमायूं, जो हमेशा तूफानों से घिरा रहा और जिसका एकमात्र मकसद था बस टिके रहना। वहीं दूसरी तरफ अकबर, जो एक शांत और खुशहाल साम्राज्य का नक्शा बना रहा था। अकबर ये बात बहुत जल्दी समझ गया था कि साम्राज्य सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं चलते, उन्हें चलाने के लिए एक मजबूत सिस्टम और दूर की सोच चाहिए होती है। तो उसने ऐसा किया कैसे? यहीं पर अकबर ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला, मनसबदारी सिस्टम। ये एक जीनियस कदम था। आसान भाषा में समझे तो उसने अपने सभी बड़े बड़े अधिकारियों और सेनापतियों को एक रैंक बेस्ड सिस्टम में बांध दिया। अब उनकी वफादारी किसी सरदार या गुट के लिए नहीं थी, बल्कि सीधे बादशाह और साम्राज्य के लिए थी। इस एक सिस्टम ने उस अंदरूनी गुटबाजी को जड़ से खत्म कर दिया जिसने हुमायूं को हमेशा कमजोर रखा था। लेकिन अकबर की समझ सिर्फ प्रशासन तक ही सीमित नहीं थी। वो ये जानता था कि हिंदुस्तान जैसे विविध देश पर सिर्फ ताकत से राज नहीं किया जा सकता। यहाँ लोगों का दिल जीतना जरूरी है, और इसीलिए उसने सुलह-ए-कुल यानी सबके लिए शांति की नीति अपनाई। उसने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स हटा दिया और हर धर्म के लोगों को इज्जत दी। ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं थी, बल्कि साम्राज्य को एकजुट रखने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका था। इसी चीज ने उसे एक विजेता से एक सच्चा शासक बना दिया। और देखिए, जब एक साम्राज्य में स्थिरता आती है, अमन चैन होता है, तो क्या होता है? कला और संस्कृति को पंख लग जाते हैं। अकबर ने जो माहौल बनाया, उसी ने एक स्वर्ण युग को जन्म दिया। उसके दरबार में 9 रत्न थे और आर्किटेक्चर से लेकर लिटरेचर तक हर फील्ड में जबरदस्त तरक्की हुई। ये उस साम्राज्य की असली विरासत थी जिसे उसने बड़ी मेहनत से बनाया था। उसी पर जहांगीर और शाहजहां ने एक ऐसी शानदार इमारत खड़ी की जिसकी चमक आज भी दुनिया देखती है। ये मुगल साम्राज्य का वो सुनहरा दौर था जब कला और आर्किटेक्चर अपने चरम पर थे। और ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। शाहजहां के दौर को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। उसकी विरासत आज भी उन इमारतों में जिंदा है जो उसने बनवाई। तो जहां जहांगीर को कला, खासकर पेंटिंग का बहुत शौक था, वहीं शाहजहां एक महान बिल्डर था। ताजमहल, लाल किला, ये नाम ही काफी हैं उसकी शान को बताने के लिए। पर हाँ, जहांगीर के वक्त एक और बहुत जरूरी बात हुई थी। उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की इजाजत दी। ये एक ऐसा फैसला था जिसका असर आने वाली सदियों पर पड़ने वाला था। लेकिन हर बुलंदी के बाद एक ढलान आती है। अब कहानी पहुंचती है औरंगजेब के दौर में, वो बादशाह जिसने साम्राज्य को उसकी सबसे बड़ी हद तक फैलाया, लेकिन अनजाने में उसके पतन के बीज भी बो दिए। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। साफ दिखता है कि औरंगजेब के राज में साम्राज्य कितना विशाल हो गया था। दक्कन में सालों तक चले उसके मिलिट्री अभियानों ने मुगल सल्तनत की सीमाओं को वहां तक पहुंचा दिया जहां वो पहले कभी नहीं पहुंची थीं। लेकिन इस विस्तार की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। औरंगजेब ने अकबर की नीतियों को पलट दिया, जजिया टैक्स वापस लगा दिया। दक्कन में मराठों के खिलाफ उसकी 9 खत्म होने वाली लड़ाइयों ने शाही खजाना लगभग खाली कर दिया। और इसका नतीजा क्या हुआ? पूरे साम्राज्य में बगावत की चिंगारियां भड़क उठीं, जिसने धीरे धीरे साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। तो यहाँ पर हमें 2 बिल्कुल अलग सोच दिखाई देती है। एक तरफ था अकबर का सुलह-ए-कुल जिसने साम्राज्य को जोड़ा, और दूसरी तरफ थी औरंगजेब की नीतियां जिसने जगह जगह विद्रोहों को जन्म दिया। और यहीं से पतन की असल कहानी शुरू होती है। औरंगजेब की मौत के बाद साम्राज्य का बिखरना तय था और बहुत तेजी से हुआ भी। तो चलिए देखते हैं कि इस शानदार एम्पायर का अंत कैसे हुआ। ये टाइमलाइन दिखाती है कि सब कुछ कितनी जल्दी खत्म हो गया। 1707 में औरंगजेब की मौत होती है और उसके बेटे आपस में ही तख्त के लिए लड़ने लगते हैं। फिर 1739 में ईरान से नादिर शाह आता है और दिल्ली को लूटकर तबाह कर देता है। ये एक ऐसा जख्म था जिससे मुगल साम्राज्य फिर कभी उभर नहीं पाया। और आखिरकार लगभग 1 सदी बाद अंग्रेजों ने इस कहानी का आखिरी पन्ना लिख दिया। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो साम्राज्य के टूटने के 4 बड़े कारण थे। औरंगजेब के बाद कोई मजबूत बादशाह नहीं आया, सूबेदार और क्षेत्रीय ताकतें आज़ाद होने लगी, नादिर शाह जैसे बाहरी हमलों ने बची खुची इज्जत भी खत्म कर दी, और आखिर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया।
तो हम इस चर्चा को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर खत्म करते हैं। क्या मुगल साम्राज्य बाहरी ताकतों की वजह से खत्म हुआ, या फिर उसकी अपनी ही कामयाबी और विस्तार ने उसके विनाश के बीज बो दिए थे? इस पर सोचिएगा जरूर।